नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक एक्चुअली ऐसा है कि हमें थोड़ा ध्रुव राठी स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर 79 और सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री इशू की फुल स्टोरी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर 150 में डंप यार्ड की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। और लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अपने पर्सनल कुछ सजेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इसको समझने के लिए पहले हमें इस इशू की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। 2011 से 2015 के बीच में नोएडा अथॉरिटी ने स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। सेक्टर 78, 79, 101 और सेक्टर 150, जिसका टोटल लैंड एरिया था अप्रॉक्सीमेटली 800 एकर्स। इनमें 3 गोल्फ कोर्सेज, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम, बाकी वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बननी थी। अब इस स्पोर्ट्स सिटी स्कीम की स्टार्टिंग यानी कि 2011 में 78-79 से स्टार्ट किया। 11,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रिजर्व प्राइस पे नोएडा अथॉरिटी ने लैंड ऑफर किया। अब प्लान ये था कि डेवलपर 70% लैंड एरिया में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप करेगा और उस पार्ट को सेल नहीं करेगा, और लैंड और सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को बनाने की कॉस्ट को रिकवर करने के लिए 28% लैंड में ग्रुप हाउसिंग यानी कि हाई राइज अपार्टमेंट सेल करेगा और 2% के अंदर कमर्शियल सेल करेगा, जिसका एफआईआर डिसाइड किया 1.5। और लेट मी रिमाइंड यू, अभी हम 79 वाली स्पोर्ट्स सिटी की बात कर रहे हैं। सेक्टर 79 वाले स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में 2 डेवलपर्स ने अप्लाई किया, जिसमें पहला डेवलपर था वेव, जिसने रिजर्व प्राइस में ही लैंड को खरीदने के लिए अप्लाई किया, और दूसरा डेवलपर जिसने अप्लाई किया वो बेसिकली एक कंसोर्टियम था विच वॉज लेड बाय ज़नादो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, विच वॉज इवेंचुअली अ सब्सिडरी ऑफ लोटस ग्रुप। और ज़नादो एस्टेट्स के अलावा उस कंसोर्टियम के अंदर 8 और कंपनीज भी थी। अब ये 9 कंपनीज का कंसोर्टियम हाईएस्ट बिडर रहा और इनको 78-79 में अप्रॉक्सीमेटली 182 एकड़ का लैंड अलॉट हो गया। सो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली इश्यूज कहाँ से स्टार्ट हुए। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग कंसोर्टियम के लीड मेंबर यानी इस केस में ज़नादो एस्टेट्स को 30% ऑफ द कंसोर्टियम अपना शेयर होल्ड करके रखना था। लेकिन ज़नादो एस्टेट्स जो लीड मेंबर था, जिसकी एलिजिबिलिटी को देख के ही ये प्रोजेक्ट इस कंसोर्टियम को दिया गया था, लैंड की अलॉटमेंट होने के बाद नोएडा अथॉरिटी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिलके इस कंसोर्टियम का पार्टी ही नहीं बना ज़नादो एस्टेट्स, वो इस कंसोर्टियम से हट गया। सो बेसिकली ये लैंड अलॉटमेंट उस कंसोर्टियम की बाकी कंपनीज को अलॉट हो गया। चलो यहाँ तक भी कोई बात नहीं, लेकिन आगे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट के टाइम पे 10% ऑफ द टोटल प्रीमियम इस कंसोर्टियम को नोएडा अथॉरिटी को पे करना था, और बाकी इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली 11% के कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इनको पे करना था लैंड का, जिसका पेमेंट इनको 2020 के मई तक कंप्लीट करना था। पूरे स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट का मैप 2014 में अप्रूव हो गया, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब डेवलपर ने आगे की इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। नोएडा अथॉरिटी ने अभी पेमेंट के नोटिस, जो डिमांड लेटर आपके पास भी आते हैं, उस तरह के डिमांड डेवलपर को भेजे 2015 में, और उसके बाद सीधा 2023 और 2024 में भेजा। लेकिन इस टाइम तक भी इन डेवलपर्स ने, मैं बोलूँगा इन चोर डेवलपर्स ने, अपनी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट फिर भी नहीं करी। अब हम बात करते हैं सेक्टर 150 की। सिमिलर स्टोरी है सेक्टर 79 और सेक्टर 150 की। थोड़ा सा आपको बस जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा बता देते हैं। 2014 में नोएडा अथॉरिटी ने 150 वाली स्पोर्ट्स सिटी की प्रोजेक्ट की स्कीम लॉन्च करी। यहाँ रिजर्व प्राइस रखा 18,865 रुपए पर स्क्वायर मीटर फॉर द लैंड, और यहाँ के डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेक्टर 79। 70% लैंड था नॉन सेलेबल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए, 29.5% ग्रुप हाउसिंग, 0.5% कमर्शियल यूज, और एफआईआर दिया गया था 2 का। और इस स्कीम में भी जो डेवलपर्स पार्टिसिपेट कर सकते थे उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर था कि कंसोर्टियम भी अप्लाई कर सकता है, एक लीड मेंबर उस कंसोर्टियम में अपॉइंट करना पड़ेगा जिसका शेयर मिनिमम 30% रहना चाहिए, और वो लीड मेंबर उस कंसोर्टियम से तब तक एग्जिट नहीं कर सकता जब तक इस स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट का फेज 1 डिलीवर ना हो जाए। सेक्टर 150 वाली स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट इवेंचुअली अलॉट हुआ एक कंसोर्टियम को, जिसको लीड कर रहे थे लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड अगेन, और इनके साथ जो 6 कंपनीज और थी इस कंसोर्टियम में, वो भी इन्हीं की सब्सिडरीज ही थी। इवेंचुअली आपको ये 6 कंपनीज की लिस्ट साइड में दिख रही होगी। इस कंसोर्टियम को लैंड इवेंचुअली अलॉट हुआ 19,400 रुपए पर स्क्वायर मीटर में। अब आप देखो 2014 में सेक्टर 150 में 19,400 रुपए पर स्क्वायर मीटर में इतना प्राइम लोकेशन का लैंड अलॉट हो गया, और पेमेंट टर्म्स सिमिलर ही थी, 20% अपफ्रंट, 80% इनको हाफ ईयरली पेमेंट टर्म्स, जिसके ऊपर इनको इंटरेस्ट भी देना था, जिसकी लास्ट पेमेंट एंड होनी थी 2022 में। अब इवेंचुअली यहाँ पे भी जो ओरिजिनल 7 कंपनीज के कंसोर्टियम को ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ,
वो 7 कंपनीज भी धीरे धीरे बन गई 24 कंपनीज और सब ने बांट लिया अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग डेवलपमेंट किसको क्या करनी है। और यहाँ पे भी अगेन सेम इश्यूज, पेमेंट डिफॉल्ट्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का ना बनना स्टार्ट हो गए। अब बाद में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद एक ऑडिट ऑर्डर हुआ और ये मैटर रेफर हो गया सीएजी को। सितंबर 2020 में सीएजी ने रिपोर्ट सबमिट की जिससे ये पूरा स्कैम सामने आ गया, जिससे पता चला कि नोएडा अथॉरिटी और यूपी स्टेट गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट क्लोज टू 9,000 करोड़ का लॉस हुआ है। अब मैं उस सीएजी रिपोर्ट के आपको मेन की पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट है लैंड गलत प्राइस में अलॉट किया। अब आपको पता ही है कि ऐसा क्यों किया गया होगा। कम रेट में बिल्डर को लैंड दिलवा दो, ऊपर के पैसे को आपस में अधिकारी और नेताओं में बांट दो। दूसरा पॉइंट सीएजी के रिपोर्ट में था इलीगल डिवीजन ऑफ प्लॉट्स, यानी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के एरिया को ही दूसरे बिल्डर्स को फ्लैट बनाने के लिए बेच दिया। तीसरा पॉइंट, जिन डेवलपर्स को, जिन कंसोर्टियम को ये जमीन अलॉट करी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक ही नहीं किया कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर करने के काबिल है भी या नहीं है। फोर्थ पॉइंट, जैसे लीड कंपनी एग्जाम्पल के लिए सेक्टर 79 में जनादो एस्टेट्स थी, उसको इलीगली प्रोजेक्ट से ही हटा दिया। फिफ्थ पॉइंट, इवेंचुअली वो प्लॉट ऐसी कंपनीज को अलॉट कर दिया जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की कैपेसिटी में थे ही नहीं, जो इंडिविजुअली क्वालिफाई कर ही नहीं पाते। सो 6 पॉइंट उस रिपोर्ट का था कि नोएडा अथॉरिटी ने कोई एफर्ट ही नहीं किया लैंड की पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए इन डेवलपर से। 7 पॉइंट वॉज के फ्रेश पेमेंट प्लान भी दे दिया। जब डेवलपर अपने आगे की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पा रहे थे तो रादर देन उनका लैंड अलॉटमेंट कैंसिल करें, उनको दोबारा आगे एक्सटेंशन दे दिया एज इफ वो नए अलॉटी हैं। इट वॉज लाइक कि नोएडा अथॉरिटी ने बोला कि चल भाई, तू 6 साल से पेमेंट नहीं कर पा रहा जमीन की, आज से तेरा दोबारा नया टाइम शुरू होता है, अब तू आगे 6 साल में पेमेंट कर दियो। 8वां पॉइंट ये कि जब इस कंसोर्टियम ने अलग अलग डेवलपर्स को काट काट के लैंड बेचे तो 2 या 3 बार भी रीसेल होने के बाद अथॉरिटी ने रीसेल यानी कि ट्रांसफर चार्जेस ही नहीं लिए। 9th पॉइंट ये कि लीज रेंट भी नहीं लिया डेवलपर से। 10th पॉइंट के हर कंपनी को सेपरेटली ट्रीट किया, ओरिजिनल कंसोर्टियम के जो रूल्स थे उनको इग्नोर किया। और 11th पॉइंट ये कि अथॉरिटी ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू कर दिए बिना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कंप्लीट हुए। और इसके अलावा भी रूल्स के खिलाफ जाके कंसोर्टियम में शेयर होल्डिंग कंपनीज की कमियां ज्यादा करी गई। और सबसे बड़ा इशू तो ये था ही कि ओरिजिनल जो अलॉटीज थे उन्होंने काट काट के छोटे लैंड पार्सल दूसरे डेवलपर्स को सेल भी करे। अब आप क्रक्स में ये समझो कि ये फ्रॉड इतना क्यों करा गया सेक्टर 79 के एग्जाम्पल से कि 182 एकड़ जमीन अलॉट कराई अप्रॉक्सीमेटली 11,500-12 हज़ार रुपए पर स्क्वायर मीटर के प्राइस पे, अप्रॉक्सीमेटली 850-900 करोड़ की। और अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ 10% दिया, 90 करोड़ रुपए। और 90 करोड़ देने के लिए भी 8 चोरों को इकट्ठा होना पड़ा। और आप ये अंडरस्टैंड करो कि छोटे छोटे डिवीजन कर दिए प्लॉट्स के। एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर में दूसरे बिल्डरों को लैंड बेच दी। इन्होंने 12,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर में जमीन खरीदी, 10% 1,200 रुपए पर स्क्वायर मीटर अथॉरिटी को जमा किया और 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर में किसी दूसरे बिल्डर को जमीन बेच दी। 1,200 रुपए पर स्क्वायर मीटर लगा के 8,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का प्रीमियम कमा लिया। और जो एक्चुअल पर्पस था इस स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट को बनाने का, उसको तो चलो आप छोड़ ही दो। अब चलो ये समझ में आता है कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट था, इसलिए अकेले के बस की नहीं था, तो ग्रुप करके कंसोर्टियम को दे दिया। यहां तक तो चलो ठीक है। आपने ऐसी कोई स्कीम देखी है? 120 करोड़ रुपए लगाओ और उस लैंड को बेचो, 800 करोड़ का प्रीमियम ले जाओ। उससे अच्छा तो ये होता कि डीएलएफ टाइप के किसी डेवलपर को अप्रोच कर लेती नोएडा अथॉरिटी। वो कितने टाइम से नोएडा में प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए इंटरेस्टेड थे, बट जिनको ये इतना बड़ा प्राइम लैंड पार्सल इतने सस्ते रेट में जिनको बेचा, उन्होंने भी आगे काट काट के दूसरे डेवलपर्स को लैंड सेल कर दिया। स्पोर्ट्स सिटी के प्रोजेक्ट को एक रैंडम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना दिया। अब आपको समझ में आ गया कि इस इशू की हिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या। अब हम बात करते हैं कि लेटेस्ट में क्या अपडेट चल रहा है। पहले तो कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर दिया है और मेनली ये बोला है कि एफआईआर करो और पकड़ो जो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, जितने डेवलपर और कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एफआईआर करो। सारा ड्यूज विद इंटरेस्ट की रिकवरी करो जो ऑलमोस्ट 2700 करोड़ के आसपास है। लैंड सेल और शेयर ट्रांसफर, जो कंपनी में बार बार ये शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको बंद करो जब तक स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज कंप्लीट ना हो जाए। और इवेंचुअली रिवाइज मास्टर प्लान बना के पुरानी अलॉटमेंट, जिस लैंड पे कुछ काम नहीं हुआ है, उसे कैंसिल करो जो हो सकती है और फ्रेश बिडिंग में आज के रेट्स पे किसी नए डेवलपर को दो। नोएडा में वन ऑफ द बिगेस्ट डंपयार्ड है सेक्टर 32A नियर सिटी सेंटर, जहां पे आज की तारीख में इशू है कि वो अपनी कैपेसिटी से
बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ओवरफ्लो की स्टेज में। बार बार आग भी लगती रहती है। अभी रिसेंटली भी काफ़ी मेजर आग लग गई थी जो कंट्रोल भी काफ़ी टाइम में आई थी। अब इट इज़ ऑब्वियस डीकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ गार्बेज टेक्स टाइम। तो इन शॉर्ट एग्जिस्टिंग डंप यार्ड ओवर कैपेसिटी पे चल रहा था और इसकी वजह से बार बार आग लगने की वजह से अथॉरिटी को काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए इन्होंने 2 नई साइट्स आइडेंटिफाई करी सेक्टर 117 में और सेक्टर 150 में इन दी डूब एरिया, वो जो यमुना रिवर बेल्ट है। इस न्यूज़ के आने के बाद सेक्टर 117 के रेजिडेंट्स ने ऑब्वियसली अपोज किया। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने टेंडर निकाल दिया किसी एजेंसी को मैनेज करने के लिए फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉर्टिकल्चर वेस्ट इन सेक्टर 150। और सेक्टर 150 में जहां इन्होंने डिसाइड किया है ये है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। इस न्यूज़ के आने के बाद सेक्टर 150 के रेजिडेंट्स, सेक्टर 151 के रेजिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया शहीद भगत सिंह पार्क सेक्टर 150 में ही। कुछ रेजिडेंट्स ने आरटीआई फाइल की तो पता चला कि अथॉरिटी ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी भी नहीं ले रखी अभी तक। और अब आनंद मोहन सिंह जी जो डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के नोएडा अथॉरिटी में, उनका स्टेटमेंट आया है कि रेजिडेंट्स मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। फुल फ्लेजेड डंपिंग यार्ड की जगह सिर्फ ग्रीन वेस्ट डिस्पोजेबल एरिया बनाने की प्लानिंग है यहाँ। मतलब आप देखो कि मजाक ही बना रखा है। 25-30 सोसाइटीज बननी है यहाँ पे, हजारों फ्लैट्स बनने हैं, लाखों लोगों को रहना है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पे ग्रीन वेस्ट ही सही लेकिन डिस्पोजेबल एरिया बनाने की प्लानिंग कर ली। और वैसे भी सेक्टर 150 हिंडन और यमुना रिवर के जंक्शन पे है। पूरा नोएडा हिंडन और यमुना के बीच में है। अगर सेक्टर 150 में वेस्ट डिस्पोजेबल होगा, चाहे वो ग्रीन वेस्ट हो, लेकिन वो भी काफ़ी पल्यूट करेगा रिवर्स को भी। अब भाई साहब कोई डिपार्टमेंट ये तो चेक करे कि कहाँ पे आप इस तरह का वेस्ट डिस्पोज कर सकते हो, कहाँ पे कितने लोग आज रहते हैं, कितने लोग फ्यूचर में आने वाले हैं। हेल्थ का टॉपिक वैसे भी इंडिया में कभी प्रायोरिटी पे रहा भी नहीं है। जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो सबसे लास्ट में प्रेफर करती है गवर्नमेंट भी इनफैक्ट। अब गवर्नमेंट अगर टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे डिस्पोजल के प्रोसेस को फास्ट करने की, तो ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्कुल हो ही ना। इनफैक्ट सेक्टर 32A में भी होना डंपिंग यार्ड गलत है, वो भी शहर का बिल्कुल बीचों बीच है। अब सरकार ने एयरपोर्ट के लिए इतना बड़ा लैंड ढूंढ के एक्वायर कर ही लिया ना। न्यू नोएडा के लिए बाद में लैंड एक्वायर कर लेना, पहले भैया इस डंपिंग यार्ड के लिए एक लैंड ढूंढ लो। पूरे गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन का सारा वेस्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे आगे इतनी ज़मीन खाली है, वहाँ पे लैंड एक्वायर करो जहाँ कोई गांव ना हो, कोई रिहाइश ना हो। वहाँ पे जाके कूड़ा वहाँ वेस्ट सारा डिस्पोज करो। अब जो लोग नोएडा में इन्वेस्टेड हैं, स्पेसिफिकली सेक्टर 150 में जो इन्वेस्टेड हैं, आप बाकी सेक्टर्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, आप ये ना सोचें कि कल को इस तरह की अगर मनमानी चलेगी तो वो तो आपके सेक्टर के पास भी कभी भी कुछ भी नया प्लान लेकर आ जाएंगे। लेकिन जो सेक्टर 150 में इन्वेस्टेड है स्पेसिफिकली, सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट डालने से कुछ नहीं होगा। आप भी थोड़ा एक्टिव हों। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ठीक करने की जिम्मेदारी हर सिटीजन की है। आप ढूंढना, पीपल बाबा करके एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका ट्रस्ट है गिव मी ट्रीज के नाम से। सेक्टर 150 में टाटा की बैक साइड में जो अगेन वो जो डूब एरिया है, वहां पे उन्होंने एक बैरन लैंड में सिटी फॉरेस्ट बना दिया है। इस तरह के ट्रस्ट के साथ आप पार्टिसिपेट करो। आप भी इनके जब ट्री प्लांटेशन ड्राइव होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करो। और मैं तो अब ये भी चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेयर ऑफ पॉलिटिशियंस जो आए, पॉलिसी मेकर्स जो आए, वो मेजर फोकस एजुकेशन और हेल्थ पे करें यार। अब सिगरेट ना पीने वालों को भी लंग कैंसर हो रहे हैं और वो इसी तरह की गलत डिसीजन गलत पॉलिसी मेकर्स की वजह से है। और ये इतने सालों से हार्ड वाटर का इशू सॉल्व नहीं कर पा रहे। और ये ऐसा नहीं है कि वैसे नोएडा या दिल्ली एनसीआर स्पेसिफिक ही है, बैंगलोर में भी इनफैक्ट हार्ड वाटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे बैंगलोर का तो नाम लेने में भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जो लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है उनको शायद नहीं पता होगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखिएगा, बैंगलोर से रिलेटेड एक रील डाली थी। वैसे बैंगलोर से रिलेटेड नहीं थी, वो नोएडा और गुड़गांव से रिलेटेड थी, लेकिन उसमें बैंगलोर वालों ने पता नहीं क्या क्या कमेंट्स करें। मिलियन में गई है वो इंस्टाग्राम रील, आप देखिएगा उसको मेरे प्रोफाइल में जाके। और रही बात डंपिंग यार्ड की, इस लोकेशन में तो ये होने ही नहीं देना है। किसी भी लेवल का प्रोटेस्ट करना पड़े तो आप करें। अगर सब लोग आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं ही अगली वीडियो में, अगर ऐसी ज़रूरत लग रही होगी, अगर इन्होंने नहीं हटाया इसको, तो अपनी वीडियो में ही एक ग्रुप फॉर्मेशन हम कर लेंगे। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो इसको एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब रजिस्ट्री के इशू को लेके मेरे सजेशन, पहले तो ये बोलूँगा कि जो इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, जो डेवलपर्स इन्वॉल्व हैं, उनसे ज़्यादा पनिश किया जाना चाहिए जो अथॉरिटी के और पॉलिटिशियंस लोग इन्वॉल्व हैं। दूसरा मेरा सजेशन है कि इमीडिएट रजिस्ट्री एटलीस्ट बायर्स की होनी चाहिए, चाहे लैंड यूज डेवलपर ने पे किए हैं नहीं किए हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनी है कि नहीं बनी है, लेकिन बायर्स को एटलीस्ट ओनरशिप तो कंफर्म हो। लेकिन जब तक यहाँ पे ये रजिस्ट्री नहीं हो रही हैं, तब तक जो डेवलपर्स इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, सबसे मेजर स्टेक एस का है, गोदरेज है, टाटा, एल्डिको,
समृद्धि, प्रतीक, जितने भी डेवलपर्स हैं इस सेक्टर के अंदर, उनको अपनी इंटेंशन, उनको अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखनी चाहिए। कई तो डेवलपर्स ऐसे हैं जो इस इशू का बेनिफिट लेके प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर रहे हैं। अथॉरिटी भी जल्द से जल्द जितने भी लैंड यूज की रिकवरी पेंडिंग है डेवलपर्स से ले। अगर जैसे मेरे को बस समझ भी नहीं आता कई बार कि महागुन मिडोज है फॉर एग्जांपल, अगर उसके सेक्टर 150 वाले प्रोजेक्ट की लैंड यूज क्लियर नहीं है तो उसको आप सेक्टर 107 में, सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन में नए रेरा लाइसेंस क्यों दे रहे हो? और जो साफ सुथरे डेवलपर्स हैं वो अपनी लैंड पेमेंट्स कंप्लीट करें, अपने हिस्से की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कंप्लीट करें और एज अर्ली एज पॉसिबल अपार्टमेंट का, फ्लैट्स का पोजेशन बायर्स को दें। गोदरेज ने नेस्ट का ओसी अप्लाई कर दिया है, अभी आएगा नहीं ऑब्वियसली, बट डीम्ड ओसी कंसिडर करके पोजेशन देना चाहिए गोदरेज को। गोदरेज का पता नहीं क्या है कि हम नेशनल डेवलपर हैं, हमारे पूरे इंडिया के लिए एक ही रूल रहेगा कि जब तक हमें ओसी रिसीव नहीं होगा तब तक हम पोजेशन नहीं देंगे। अरे भाई, यहाँ पे अगर अलग इशू चल रहा है तो आप अपने स्टैंडर्डाइज रूल को हटाओ और यहाँ पे डीम्ड ओसी कंसिडर करके एटलीस्ट पोजेशन तो दो। और गोदरेज अपने दूसरे प्रोजेक्ट यानी पाम रिट्रीट का भी इसी रीजन की वजह से ओसी अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं कि भैया ओसी हमें रिसीव होगा ही नहीं, इसलिए कंस्ट्रक्शन भी धीरे धीरे कर रहे हैं। अरे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, ओसी अप्लाई करो। और ये ऑब्वियस है कि अथॉरिटी ओसी देगा नहीं, उसे डीम्ड ओसी कंसिडर करो, कस्टमर्स को, बायर्स को पोजेशन दो। और अथॉरिटी भी ना इवेंचुअली धीरे धीरे ओसी और सीसी को एक ही कर दे, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि बाकी सेक्टर्स में भी कि 4 टावर बना दिए, अभी 6 टावर हैं जो अगले 6 साल तक बनाते रहेंगे, ना क्लब हाउस बनाएंगे, वो 10 साल तक प्रोजेक्ट में धूल मिट्टी उड़ती रहेगी। और इसके ऊपर अपडेट आया भी है, लेकिन ये जल्द से जल्द नोएडा में अप्लाई हो कि 10% कस्टमर पे करे, उसकी रजिस्ट्री हो जाए, सो दैट कि उसकी ओनरशिप कंफर्म हो। इस रूल के आने की वजह से काफ़ी फायदा होगा रियल एस्टेट मार्केट को भी। अब रजिस्ट्री हो नहीं रही है तो काफ़ी डेवलपर्स इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं। अथॉरिटी से अगर ओसी मिल जाता, रजिस्ट्री हो जाती, तो जिसको बेचना है अपना फ्लैट वो डायरेक्टली अथॉरिटी में टीएम चार्जेस पे करके किसी को भी सेल कर सकता था। लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसफ़र चार्जेस, एक तो मैं ट्रांसफ़र नहीं करने दूंगा, ये एक पता नहीं क्या गुंडागर्दी है, ट्रांसफ़र करने दूंगा तो मैं 500 रुपये, 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट मांगूंगा। भैया, ये मेरी बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है डेवलपर्स से, इस तरह से आपको और ऑलरेडी जो परेशान है कस्टमर उसको और परेशान करने वाली बात है ये। वरना मुझे ही फिर अगेन ग्रुप बना के सारे बायर्स को इकट्ठा करके इसका इलाज फिर हमें ही करना पड़ेगा। जब पैसा सब कमाते हैं, इवेंचुअली पैसा जब ज़्यादा लोगों में बंटता है, एक्चुअल ग्रोथ तभी मिलती है। कस्टमर ने लिया था आपसे फ्लैट 4000, 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट का, बिक रहा है उसका 12-14 रुपये पर स्क्वायर फीट का। आपको उसकी जेब में देखने की क्या जरूरत है? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इतना पैसा कमा रहा है, उसमें से भी आपको 500-1000 रुपये का कट चाहिए। और इसके ऊपर भी ना एक्चुअली एक वीडियो बनाऊंगा कि इवेंचुअली ना, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे दुनिया हो, चाहे एक्सवाईजी कुछ भी हो ना, नियत इज एवरीथिंग, इंटेंशन इज एवरीथिंग। जिसके ऊपर भी पैसा लगा रहे हो ना, उसकी इंटेंशन कैसी है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। खैर, सेक्टर 150 में अभी कोई नया डेवलपर, नया प्रोजेक्ट, बिल्डा वगैरह के जो भी होने थे, जब तक ये इशू कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा तो तब तक कोई नया प्रोजेक्ट ऑब्वियसली यहाँ नहीं आएगा। अब आपको हम कोई कंफर्म टाइम तो नहीं बता सकते कि सीबीआई को इस पूरे केस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1 साल के आसपास आप मान सकते हैं कि 1 साल के अंदर ये इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मत सोचना कि सेक्टर 150 में इन्वेस्ट करके आप फंस गए हैं या आपकी प्रॉपर्टी को आपको रीसेल कर देना चाहिए। सेक्टर 150 का ये इशू इवेंचुअली सॉल्व होना ही होना है। इनफैक्ट जो लोग अपने लिए 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में एंड यूज के लिए घर देख रहे हैं, नोएडा एक्सटेंशन नहीं जाना चाहते, नोएडा की अच्छी सोसाइटीज़ में उनको नहीं बजट सेट हो रहा है, यहाँ पे रीसेल में इन्वेंट्रीज खरीदो। इससे अच्छा सेक्टर नोएडा में होगा नहीं कोई आने वाले टाइम में रहने के लिए। सारी सोसाइटीज़ नहीं डिलीवर होंगी, एक ओवरऑल सेक्टर की वाइब होगी बहुत अच्छा। इनफैक्ट रहने के लिए नहीं, सिर्फ एप्रिसिएशन भी बहुत देगा। अभी आज की तारीख में बोलूंगा कि सेक्टर 150 इज द मोस्ट अंडर वैल्यूड लोकेशन ऑफ नोएडा, क्योंकि यहाँ पे पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट कोई प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हो पाया, क्योंकि ये इशू सॉल्व ही नहीं हो पाया। तो इसका रेट ऑलमोस्ट 12-13 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आके रुका हुआ है अभी बाकी सारे प्रोजेक्ट्स का। सेक्टर 150 में 12-13-14 रुपये पर स्क्वायर फीट में रीसेल में जो खरीद के रहेगा, वर्सेज इन रेटों के आसपास जो नोएडा एक्सटेंशन में, जैसे एनबीसीसी इन रेटों में तो नहीं, बट थोड़ा सा 1000-2000 रुपये कम, बट आप अंडरस्टैंड करो, कंपेयर करके देखो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड और यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड में। आप उन प्रोजेक्ट्स का व्यू देखो कि क्या मिलता है, और आप फॉर एग्जांपल टाटा के अपार्टमेंट से देखो आपको क्या व्यू मिलता है। और जो लोग सेक्टर 150 की नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, आपको जैसे ही यहाँ कोई नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, बिरला, प्रेस्टीज, आज नहीं आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, 1.5 साल बाद आएंगे, वही सेम लोग इसी सेक्टर की अच्छाइयों के पुल बांधते दिखा दूंगा मैं आपको। उनका क्या है कि शोभा आ रहा है तो भाई साहब सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा सबसे बेहतरीन लोकेशन है रहने के लिए। प्रेस्टीज आ गया तो गाजियाबाद ओहो सबसे अच्छी लोकेशन है रहने के लिए। नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी विस्टाउन, सेक्टर 150, दीज वर एंड दीज विल ऑलवेज बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव। बाकी प्रेस्टीज का जिक्र हुआ है तो उसकी अलॉटमेंट चली रही है, अभी लंबी चलेगी, काफ़ी EOIs आई हैं तो उनको अलॉटमेंट भी मुझे लगता है कि 10, 12, 15 दिन तक चलता रहेगा। अभी नए यूनिट्स भी ओपन होंगे, कुछ प्राइसेस रिवाइज करके भी होंगे।
3 दिन हुए अभी अलॉटमेंट होते हुए, वी हैव डन 31 सेल्स अभी तक वहाँ पे। और इस तरह के अलॉटमेंट इवेंट्स में जो कस्टमर जिन्होंने हमसे नहीं भी लिया होता, इनफैक्ट जब आप लोग मिलते हैं हमसे, जो प्यार और जो रिस्पेक्ट मिलता है, इनफैक्ट जो बाकी रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, जब वो लोग हमें मिलते हैं, जिस तरह का रिस्पेक्ट वो लोग भी देते हैं, इट इज़ इवेंचुअली वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस। कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हमारी वीडियोस का इम्पैक्ट इतना अच्छा जा रहा होता है, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझने का, अंडरस्टैंड करने का नया पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट आपको ना हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि प्रेस्टीज का रेरा आ गया, हम भाग के सबसे पहले वीडियो बनाएं कि आप हमें यूआई दो फटाफट। हम इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट काफ़ी सारे कस्टमर्स तो सब चीज़ समझने के बाद, सारी वीडियोस देखने के बाद हमें खुद ही फ़ोन आप लोग कर देते हैं कि भैया सब समझ लिया मैंने, ये वाला साइज़, इधर का व्यू, इधर की धूप, यूआई आपके थ्रू सबमिट कर देते हैं, अलॉटमेंट डे पे मिलेंगे। तो आप लोग जब ऑलरेडी इतना करते हैं तो हमें ऐसी सेलू वीडियोस बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। आपको हमारे चैनल पे बेसिकली जो ओवरऑल अप्रोच है, आपको रियल एस्टेट को कैसे समझना है, आपको क्या क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो मोटी बात है उसके बारे में आपको हमारे चैनल पे ही सिर्फ उसी तरह का कंटेंट मिलेगा। और ज़्यादा आपको हमारी रील्स भी नहीं दिखेंगी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि थोड़ा स्टार्ट कर रहे थे हम, लेकिन इवेंचुअली ना मुझे वो स्क्रोलिंग जो है ना, वो एज एन एक्टिविटी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि बैठ के हम ऐसा कंटेंट देखें जो हम सर्च नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वही कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए जिसको आप ढूंढ के, जो आप देखना चाहते हैं सिर्फ वही देखें। इंस्टाग्राम रील्स एज अ कॉन्सेप्ट, यूट्यूब शॉर्ट्स एज अ कॉन्सेप्ट मुझे ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम थोड़ा कम एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में आगे वीडियोस में बात करेंगे। थोड़ा टाइम लग जाता है हमें वीडियो शूट करने में, एडिट करने में थोड़ा कम आ पाती है हमारी वीडियोस, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।